अस्सलामुअलैकुम। पैनक्रियाटिक पैथोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैनक्रियाटाइटिस। अब पैनक्रियाटाइटिस का क्या मतलब है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास। अब ये हमारे पास दो होती हैं, एक होती है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और एक होता है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स टाइम ड्यूरेशन, बट मेजर डिफरेंस ये है कि हमारे पास एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में फंक्शन कैन बी रिवर्स्ड हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है इफ कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इज रिमूव्ड। कि जो पैथोलॉजिकल फैक्टर है जो कि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करवा रहा है, अगर उसे रिमूव कर दिया जाए तो ये नॉर्मलाइज फंक्शन कर सकती है। मगर जो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है, दिस इज इरिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन है ऑफ एक्सोक्राइन पैनक्रियास। इसमें अगर पैथोलॉजिकल फैक्टर को रिमूव भी कर दिया जाए तब भी ये हमारे पास रिवर्स बैक नहीं हो सकती टू द नॉर्मल फंक्शन। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। अब हम कंटिन्यू करते हैं विद द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, स्टार्ट करेंगे। अब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जो है, हमने कहा रिवर्सिबल इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, मगर इसकी जो सिवियरिटी है वो वेरी कर रही होती है, वेरीज फ्रॉम एडीमा टू फैट नेक्रोसिस एंड एट लास्ट टू हेमरेजिक नेक्रोसिस। तो ये रिवर्सिबल तो है, मगर ये बहुत सिवियर भी हो सकता है। एडीमा, फैट नेक्रोसिस और हेमरेजिक नेक्रोसिस भी कॉज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ते हैं। अब एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है, इसको मैंने डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द कॉजेटिव एजेंट। अब मेटाबॉलिक, कोई भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है अल्कोहलिज्म। वो लोग जो कि अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कॉजेटिव एजेंट है फॉर द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। 80% में हमारे पास अल्कोहलिज्म आ जाता है, और सेकंड हमारे पास होते हैं गॉल स्टोन। ये दो तो कोई भी आपसे कॉजेटिव एजेंट पूछे ना एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का, तो ये दो आपको लाजमी पता होने चाहिए कि जो कि हमारे पास कॉज कर रहे होते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, अल्कोहलिज्म एंड गॉल स्टोन। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो होते हैं वो 20% में आते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं कौन कौन से मेटाबॉलिज्म में, और आ जाते हैं हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। कैल्शियम की और पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, उसकी वजह से होता है। इन्फेक्शन की बात करें तो हमारे पास मम्प्स, और एक और है कॉक्ससैकी वायरस। ये जो कॉक्ससैकी वायरस होता है ना, ये इंक्लूड कर रहा होता है दो को, एक है पोलियो और दूसरा है हेप ए, जो कि इंटायरेक्ट ट्रैक्ट को ही अफेक्ट करते हैं। तो ये दो वायरसेस आते हैं कॉक्ससैकी वायरस में। मेडिकेशंस की बात करते हैं तो एंटी कन्वल्जेंस, कीमोथेरेपी, थायाजाइड। स्कीमिया की बात करते हैं तो कोई भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है, एम्बोलाई हो गया, या फिर शॉक की सिचुएशन हो गई है। मैकेनिकल में गॉल स्टोन एक नंबर 1 मैंने बता दिया है। कोई ट्रॉमा हुआ है, ब्लंट फोर्स ने हिट किया है, ब्लंट फोर्स की वजह से कोई इफेक्ट हुआ है, या एंडोस्कोपी में भी रप्चर हो जाता है, एंडोस्कोपी में कोई इफेक्ट पड़ा उसकी वजह से। जेनेटिकली बात की जाए तो हमारे पास क्या है कि एक डिजीज़ होती है हेरिडिटरी पैनक्रियाटाइटिस, जो कि हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है
with 80% chance of recurrent attack of pancreatitis। और ये क्योंकि हेरिडिटरी है तो ये चाइल्डहुड में ही शुरू हो जाती है कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है, उसे ट्रीट करते हैं, मगर क्योंकि ये ऑटोसोमल और डोमिनेंट डिजीज़ है, हेरिडिटरी है, तो ये फिर दोबारा से हो जाती है, फिर ट्रीट होता है, फिर दोबारा होती है, तो रिकरेंट अटैक्स होते रहते हैं इसके। अच्छा, इसके अलावा जेनेटिक्स में सेकंड ये है कि म्यूटेशन ऑफ ट्रिप्सिन इनहिबिटर SPINKI जीन, अब इसकी म्यूटेशन हो जाएगी, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने से रोकने वाला कोई जीन नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रिप्सिन एक्टिवेट होगा और पैनक्रियाटाइटिस कॉज करेगा। तो ये हो गए इसकी कॉजेटिव एजेंट्स। अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, तो पैनक्रियाटाइटिस होता कैसे है, कॉज्ड बाय ऑटो डाइजेशन of the pancreas due to inappropriate activation of pancreatic enzyme। अब होता क्या है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इनमें से कोई भी कॉज हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है इनहिबिटर की, इनहिबिटर है नहीं, रोकने वाला है नहीं। अब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और वो पैनक्रियास को ही खाना शुरू कर देंगे, उसकी वजह से हमारे पास ये पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। अब क्या होता है कि हमारे पास हुई एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इनहिबिटर था नहीं तो ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया, उसने एक्टिवेट किया फॉस्फोलाइपेज को और इलास्टेज को। जो फॉस्फोलाइपेज था उसने क्या किया, उसने हमारे पास फैट सेल्स की डिग्रेडेशन की, जबकि जो इलास्टेज था उसने इलास्टिक फाइबर्स ऑफ ब्लड वेसल्स को डिग्रेड किया। ठीक है, ये दो हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रिप्सिन ने फर्दर एक्टिवेट किया प्री कैलिकैरिन, जिसने प्री कैलिकैरिन को जो कि प्री कैलिकैरिन कन्वर्ट हो गया इनटू कैलोकैरिन। अब ये कैलोकैरिन जो है ये काइनेन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी एंड रिजल्ट हमारे पास कोagulation फैक्टर 12 जिसका नाम है हेजमैन फैक्टर, वो एक्टिवेट हो जाता है और एट द एंड हमारे पास क्लॉटिंग होती है इन द ब्लड वेसल्स, दैट इज थ्रोम्बस और एम्बोलाई, क्लॉटिंग होगी ब्लड वेसल्स में। तो ये दो तरीके हैं इसकी पैथोजेनेसिस के कि ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन की वजह से ऑटो डाइजेशन हो रही है। अब हम ये पैथोजेनेसिस का पूरा पाथवे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।